नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति चरम सीमा पर है। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने प्रेस वार्ता के दौरान शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शिवराज सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा है कि मध्य प्रदेश के 18 साल की भाजपा सरकार में सबसे अधिक नुकसान अगर किसी का हुआ है तो प्रदेश के नौजवान का है। मध्य प्रदेश में आधिकारिक आंकड़े के अनुसार 40 लाख से अधिक रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं और जैन ने कहा है कि शिवराज सरकार में भर्ती घोटाले के मामले में मध्य प्रदेश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कलंकित किया है, चाहे वह व्यापम घोटाला हो, डीमेड घोटाला हो, आरक्षण भर्ती घोटाला, पैसा कोऑर्डिनेटर भर्ती घोटाला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला या पटवारी भर्ती घोटाला हो। अगर कहा गया है कि अगर इस तरह के घोटाले नहीं हुए तो तकरीबन 20 लाख युवाओं को सम्मानजनक रोजगार मिल गया होता। आज प्रदेश की सरकार पर 4 करोड़ से अधिक का कर्ज है और मगर इस कर्ज से किसी भी बेरोजगारी को रोजगार नहीं दिया गया। भी किया। आज उनकी जो मंशा है कि जो गरीब गार्जियन है, जो मीडियम क्लास फैमिली है, उनके परिवारजनों पर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बोझ नहीं आए। कोई पैसा हम किसी नियुक्ति में किसी स्टूडेंट का फीस के रूप में जमा नहीं कराएंगे। हम नियुक्तियों के मामले में यही प्रयास करेंगे कि जो समयबद्ध सीमा के अंदर वो नियुक्तियां हों। आपने अगर वचन पत्र देखा होगा, नौजवान के घर पे आंसू पहुंचने नहीं गया, नौटंकी करने के लिए, मीडिया के सामने आने के लिए, डांस करने के लिए, झूठी वाई कराने के लिए इनके पास काम है। आज जो 17,298 नौजवान जिनने इस प्रदेश के अंदर रोजगार के, लोकसभा के चुनाव के दौरान केवल 11 महीने हमारे मुख्यमंत्री जी को कार्य करने को मिले और उस कार्य करने के दौरान जो बेरोजगारी की दर थी वो भी आपके ही अपने आंकड़े हैं, 7.2 से वो 4.3 उस पे आ गई थी। तो हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में, और मार्च में जिस समय हम लोग 1 लाख भर्तियों की पूरी कैबिनेट के अंदर, आपने कैबिनेट की मीटिंग, जिस माँ की कोख से मैंने जन्म लिया उस माँ ने इसी माटी में भोपाल में जन्म लिया था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन ये माटी, जिस माटी से मेरा उदय हुआ, और इस माटी की पीड़ा, इस माटी का दर्द, इस माटी के अंदर युवाओं के सपनों पर कुठाराघात देखकर हर पल मेरे मन के अंदर हमेशा एक ही चिंतन रहता है कि युवाओं की ये समस्या कब दूर होगी। आज एक ऐसा दिवस है जिस दिवस पर एक ऐसी देवी स्वरूपा महिला, जिन्होंने आम आदमी के लिए पूरा जीवन जिया, देश को सशक्त नेतृत्व दिया और जुमलों में नहीं, अपने कार्यों के माध्यम से पूरी दुनिया के अंदर अपना गौरव स्थापित किया, श्रीमती इंदिरा गांधी। अगर पाकिस्तान ने आंखें ततेरी तो उसकी छाती पर चढ़कर 2 टुकड़े करने का काम उन्होंने किया। दूसरे हमारे लोहे पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी जन्म जयंती है और जिन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर देश के अंदर एक ऐसी रीति और नीति बनाई जिससे कोई भी जातिवादक ताकतें जो देश को तोड़ना चाहती थी कभी फन नहीं उठा पाई। मैं प्रणाम करता हूं आप सारे लोगों को। हमारे के भाई ने हमें एक अवसर दिया है, एक संघर्षशील, एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं कि पूरे हिंदुस्तान में इनके जज्बे को लोग सलाम करते हैं। हमारे अवनीश बुंदेला जी, जिनका आप पर हमेशा संवाद रहता है, हमारे सम्मानी पांडे जी, प्रवीण जी, हमारी बहन जी, यहाँ पर हमारे तारन जी और हमारे सहरार जी, सभी लोग
एक सामूहिक रूप से आपसे लगातार आपके सहयोग से मध्य प्रदेश की पीड़ा और अभिव्यक्ति को आपके सामने बताते हैं। आज जो सबसे बड़ी समस्या है इस मुल्क के अंदर है, तो उसके माता पिता का एक ही सपना होता है कि उसका भविष्य स्थायी बने, उसको काम मिले, उसको रोजगार मिले, उसकी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई से वो राष्ट्र की सेवा कर सके। लेकिन एक चोर सरकार, जिस सरकार के मुखिया ने नौजवानों के हक को लूटा है, उम्मीद पर पानी फेरा है। 18 जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष प्रभात साहू के इस्तीफा देने के बाद भाजपा को एक और झटका लगा है। जबलपुर नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने नामांकन के आखिरी दिन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। विजुअल में बना लिए थोड़ी से। बनाओ बना मत तो बना रहे भैया कर लेना, मैं दे दूं। हाँ बहुत अरे बोर हो गए जी। बताइए जी विवेक भैया नामांकन करने आए थे जी। रोहित बना रहे, किस बातों के साथ आप चुनाव मैदान में? हम जो पूर्व विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं को मैं धन्यवाद देता हूं, और उसके बाद मैं अपने शेर हिंद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का धन्यवाद देता हूं। इस बार पूर्व विधानसभा में एक बहुत ही निर्णायक चुनाव होने वाला है, जिसमें इस बार मैं प्रत्याशी के रूप में हूं, और मेरे साथ साथ इस बार पूर्व विधानसभा की सभी पिछड़े, गरीब, दलित, उनके हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाला हूं। ये तो आप सब पहले से ही जानते हैं। और इस बार मतदान जो होने वाला है, और जो जनता इस लोकतंत्र के महायज्ञ में अपनी एक निर्णायक भूमिका निभाएगी और असत्य पे सत्य की विजय के लिए मतदान करेगी। और मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो हिंदुस्तान में अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्तियों के लिए न्याय, मान, सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरह वो बेबागी से हिंदुस्तान की लोकसभा में सभी जाति, सभी धर्म के लोगों की बात रखते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अन्य हिंदुस्तान की सभी छोटी बड़ी सब जाति, सभी धर्म, सभी समाज के लोगों को उनका एक ही उद्देश्य है, आगे लेके चढ़ना है और गरीब, पिछड़े, दलित परिवार के बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाना है। यही उनका मतलब है। और हम लोग किसी की ए टीम नहीं, किसी की बे टीम नहीं, हम लोग जनता के हक अधिकारों की टीम है, और उसके लिए हमें जिस स्तर पर जाना पड़ेगा हम लोग तैयार हैं। जय हिंद, जय भीम। क्षेत्रीय मुद्दे क्या रहेंगे? क्षेत्रीय मुद्दे आपको बताने की जरूरत नहीं है। जबलपुर के कांग्रेस विधि विभाग के अधिकारियों के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को एक शिकायत दी गई, जहां कांग्रेस विधि विभाग में आरोप लगाए गए हैं कि भाजपा के चंद्रशेखर वार्ड के पार्षद दामोदर सोनी के द्वारा अपने मोबाइल से व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, जिसमें एडिटिंग करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की आवाज को बदलकर झूठ प्रसार किया जा रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस विधि विभाग के द्वारा ईमेल के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की गई थी। वहीं आज जिला निर्वाचन अधिकारी से मिलकर पूरे मामले से उन्हें अवगत कराते हुए कार्रवाई की मांग मामले में की गई है, जहां वीडियो में एडिटिंग करते हुए कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की छवि धूमिल की जा रही है, जहां विधि विभाग अगर 24 घंटे के अंदर मामले में कार्रवाई नहीं की जाती है तो पूरे मामले की शिकायत पुलिस को करेगा। चल रही थी बिना हम बात ये सब 4 नंबर चलेगा वो बंदा को एक मोबाइल भी दे दो, कोई मोबाइल अपना भाई ये कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगी। बोलो नहीं तो फोटो वो भी आ जाएगा। चलो आप लोग फोटो काट के आप लोग आए हैं ना अभी
खंडे से हाथ अलग करो ना। हम लोग सोचे इधर पर खड़े हो तुम। हिलना नहीं है रोल करो। हाँ जी, क्या शिकायत लेकर आए थे आप लोग यहाँ पर? आज कांग्रेस विधि विभाग की नगर टीम जिला निर्वाचन अधिकारी के पास एक शिकायत लेके आई है। रांझी के बीजेपी के जो पार्षद है दामोदर सोनी, उनके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से एक वीडियो वायरल माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के वॉइस को एडिटिंग करके सब जगह वायरल किया जा रहा है। इसकी शिकायत नगर कांग्रेस विधि विभाग के द्वारा कल मेल के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी, मध्य प्रदेश चुनाव निर्वाचन अधिकारी और मुख्य चुनाव आयुक्त को कल शाम को 7 बजे कर दी गई है। ये मांग की गई है कि इस शिकायत के माध्यम से कि जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय इस शिकायत पे त्वरित कार्रवाई करते हुए वीडियो को वायरल करने से रोके और जो आरोपी है दामोदर सोनी, उसके विरुद्ध FIR दर्ज कराएं। अभी पुलिस से भी आप शिकायत करेंगे? नहीं, हमारी टीम के द्वारा अभी जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत दी गई है। कल भी मेल के माध्यम से शिकायत दी गई है। अभी हमारी टीम 24 घंटे इसमें इंतजार करेगी, उसके बाद फिर आगे जो भी कानूनी प्रक्रिया होगा उसका पालन किस करेगी। प्रकार का वीडियो है और किस प्रकार का या तो उसको दिखाया गया है? उस वीडियो में कमलनाथ जी का एक वीडियो है, उसमें वॉइस को एडिटिंग किया गया हैगा। वीडियो को देखने से स्पष्ट हो रहा है कि आवाज़ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की नहीं है। वॉइस को पूरी तरीके से एडिट किया गया है और वीडियो वायरल किया जा रहा है। अशोक रोहानी जी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका ये खास व्यक्ति दामोदर सोनी, अशोक रोहानी जी को अपनी हार स्पष्ट दिख रही है, इसलिए बौखलाकर वो उस टाइप के फर्जी वीडियो वायरल करवा रहे हैं। अभी आप मिले तो क्या आश्वासन दिया? अभी हम कलेक्टर साहब से, हमारी पूरी टीम मिली है। कलेक्टर साहब का कहना है कि इस वीडियो की हम जांच करा के उसको रोकने का तुरंत प्रबंध करेंगे। नाम अजय दुबे, नगर अध्यक्ष, कांग्रेस विधि विभाग। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट वितरण के बाद लगातार बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है, जहां जबलपुर में भी टिकट वितरण से नाराज नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि इस्तीफे का कारण भाजपा संभागीय कार्यालय में 21 तारीख को उत्तर मध्य विधानसभा से अभिलाष पांडे को टिकट मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं के द्वारा हंगामा किया गया था। इसके बाद से कई नेताओं के द्वारा नगर अध्यक्ष प्रभात साहू को पूरे मामले का दोषी बताया गया, जहां भाजपा के प्रदेश एवं केंद्रीय नेतृत्व के नाम कई नेताओं के द्वारा प्रभात साहू के नाम पर शिकायत दी गई थी, जिससे नाराज नगर अध्यक्ष प्रभात साहू ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वहीं एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से प्रभात साहू ने जानकारी देते हुए बताया है कि भाजपा संभागीय कार्यालय में जिस प्रकार से हंगामा हुआ था उसमें उनका किसी भी प्रकार का हाथ नहीं है। उसके बाद भी संगठन के द्वारा उन्हें दोषी माना जा रहा है, जहां उन्होंने कहा है कि पूरे मामले की वीडियो फुटेज की जांच होनी चाहिए। वहीं प्रभात साहू ने कहा है कि वह भाजपा के कार्यकर्ता बने रहेंगे। समय दें, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना नहीं हुआ? क्या ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देने के बजाय उन पर कोई कार्रवाई होना चाहिए? की छवि थी पार्टी ये मानी जाती थी कि दीनदयाल जी के आदर्शों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तो क्या उस पूरे घटनाक्रम से बात से सहमत है और पार्टी का जो निर्णय है पार्टी के निर्णय से सहमत है? क्या आपके इस निर्णय के बाद पार्टी के आला नेता आपसे बातचीत करते हैं, मनाते हैं, तो क्या यह फैसला वापस ले सकते हैं? मैं पार्टी के नेतृत्व को, यदि पार्टी को लगता है कि बीजेपी के नेताओं को आपने इस बात की अभी जानकारी भेज दी है कि आप दे रहे हैं? हाँ, आपने चुनाव चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव है, ऐसे में मीडिया के सभी मित्रों का स्वागत है और संभवतः साथ पहली बार मैं व्यक्तिगत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। हमेशा आप सबके बीच में रहा हूं। लगभग 40 साल की मेरी राजनीतिक यात्रा है। पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरी हमेशा, मेरे पिताजी जनसंघ के अध्यक्ष रहे, विधानसभा का चुनाव लड़े, मीसाबंदी रहे, जेल गए, जनता पार्टी बनी, उसके अध्यक्ष रहे और उसके बाद से 1980 से मेरी यात्रा प्रारंभ हुई। आप सबके स्नेह आशीर्वाद से इस शहर की राजनीति में आप सबने मेरा एक बड़ा विशिष्ट स्थान बनाकर रखा। इस पूरी यात्रा में बहुत सारे उतार चढ़ाव आप सबके साथ मैंने देखे।
1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ और उसके बाद पहली बार 42 साल बाद पिछड़े वर्ग का भारतीय जनता पार्टी का कोई अध्यक्ष बना। 26 जनवरी को मैं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मैंने पदभार ग्रहण किया और पद ग्रहण करने के बाद से लगातार मेरे खिलाफ कहीं ना कहीं एक बड़ा वातावरण बनाने का प्रयास जबलपुर शहर के बहुत जिम्मेदार लोगों ने किया। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से लगातार जबलपुर शहर में भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद रहा और मैं लगातार संगठन को मजबूत दिशा देने में काम करता रहा और लगातार जो कार्यक्रम आए उसमें जिले के पदाधिकारियों के सहयोग के नहीं होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर उस पूरे कार्यक्रम को बहुत अच्छा बनाया। माननीय शिवराज जी हमारे नेता थे, माननीय शिवराज जी हमारे नेता है और माननीय शिवराज जी नेता हमारे जीवन पर्यंत जब तक मैं जिंदा हूं तब तक वो रहेंगे। आज आप सबसे बात करने का उद्देश्य ये था कि 21 तारीख को जबलपुर शहर में हमारा केंद्रीय नेतृत्व जबलपुर आया हुआ था। प्रदेश के हमारे प्रभारी माननीय भूपेंद्र यादव जी जबलपुर आए थे, माननीय हितानंद जी जबलपुर आए थे और जैसा कि आप सबको मालूम है कि चुनाव में पूरे विधानसभाओं में हमारे प्रभारी आए हुए हैं और वो प्रभारी उत्तर प्रदेश और बिहार से आए हुए हैं, तो उनको कुछ ना कुछ टिप्स देने के उद्देश्य से माननीय भूपेंद्र यादव जी ने जबलपुर आगमन हुआ था। मैं उनको एयरपोर्ट लेने गया, मेरे साथ आशीष दुबे थे, प्रदेश की महामंत्री कविता पाटीदार थी और जब उनको लेकर वापस कार्यालय में आया तो कार्यालय में जिस तरह का वातावरण बना, लगभग 100-150 लोग कौन थे वो आप सब जानते हैं। एक पक्ष के 100-150 लोग थे, दूसरे पक्ष के लोग 50-60 लोग थे और लगभग 1.5 घंटे तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गाली गलौज, जो कुछ नहीं होना चाहिए था वो सब कुछ हुआ और उस घटना से मैं बहुत आहत हुआ। मैंने लगातार कोशिश की कार्यकर्ताओं को समझाने की, बहुत ताकत के साथ मैंने कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, बहुत हद तक सफल भी रहा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के उस कार्यालय से मैं उन सारे लोगों को निकालकर बाहर लेकर आया और उसके बाद वो बैठक चली। बैठक समाप्ति के बाद जब हमारा प्रदेश का नेतृत्व यहां से गया तो सीधा आरोप मुझके ऊपर लगा कि ये सारा का सारा किया जा रहा प्रभात साहू का है। मुझे लगा कि जब दूसरे दिन हमारे केंद्रीय नेता ने जब मुझे इस बात की जानकारी दी तो मैं बहुत हतप्रभ रह गया। मित्रों, आप सब उस बात के गवाह हैं कि घटना जो उस दिन हुई है 21 तारीख की, आप सब लोगों ने वीडियो फुटेज भी देखे होंगे और लगातार जिस तरह से मेरे ऊपर मानसिक रूप से दबाव बना तो मुझे लगा कि मेरे कार्यकाल में मेरे अध्यक्ष रहते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो अशोभनीय घटना हुई उससे मैं बहुत अंदर से टूट गया, क्योंकि मेरे कार्यकाल में यदि मैं अध्यक्ष रहते हुए नहीं रोक पाया, लेकिन जब एक बड़ा मुआव आता है तो कहीं ना कहीं उसको रोकने की कोशिश भी होती है। लेकिन हमारा केंद्रीय नेतृत्व माननीय अमित शाह जी आए, मुझे कल बहुत इस बात की पीड़ा हुई कि जो लोग 21 तारीख की घटना के लिए जिम्मेदार थे, जिन लोगों ने 21 तारीख को जबलपुर शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जो घटना की, उनके नेता को कल हमारे केंद्रीय नेतृत्व को केंद्रीय नेतृत्व से हमारे नेताओं ने उनको बाकायदा 5 मिनट का समय दिलाया, उनसे बातचीत हुई। बहुत अच्छी बात है और माननीय अमित शाह जी ने उनसे बातचीत की, उनको आश्वासन जो भी दिया वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगा कि जो जिन पर अनुशासन की कार्रवाई होना चाहिए थी या जिन लोगों ने ये घटना को अंजाम दिया उन पर पार्टी का कहीं ना कहीं शिकंजा कसा जाना चाहिए था। वो कसने की बजाय उनको यदि इस तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा तो मुझे लगा कि मेरा अध्यक्ष पद पर रहना उचित नहीं है और इसलिए मित्रों, मैं आज आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा भेज रहा हूं और उनसे आग्रह कर रहा हूं कि 21 तारीख की घटना की जांच वो अपने स्तर पर करें। उसका वीडियो फुटेज है, कार्यालय में है और मुझे लगता है आप सब मित्रों के पास भी होगा। मैं आज आपको साक्षी मानकर ये बात कह रहा हूं कि यदि 1% भी मैं उस पूरी घटना में जवाबदार हूंगा
मैं पर्यंत जीवन पर्यंत राजनीति से दूर रहूं। लेकिन जिस तरह से उस पूरे घटना को मेरे ऊपर मढ़ दिया गया, ये बोला गया कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने ये सब कुछ कराया, तो उससे मैं बहुत आहत हूं और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा भेज रहा हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहूंगा। और इसलिए चुनाव में जब जहां पार्टी को आवश्यकता पड़ेगी, एक कार्यकर्ता के नाते मैं पूरी ताकत के साथ सरकार बनाने के लिए अपना सहयोग करूंगा। जबलपुर की गड़ा पुलिस द्वारा बदमाशों की गैंग को पकड़कर इनके पास अवैध हथियार बरामद किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 पिस्टल और 2 देसी कट्टा जब्त किया गया। गड़ा थाना प्रभारी ब्रजेश मिश्रा ने बताया है कि आदर्श आचार संहिता को ध्यान में रखकर क्षेत्र में गुंडों और बदमाशों की धरपकड़ चल रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई व्रत की मौत, परिजनों ने पुलिस पर लगाया मारपीट का आरोप, जिला अस्पताल में कर रहे हैं हंगामा। परिजनों ने कहा है सिविल लाइन पुलिस से बाबा नाती को पकड़कर लाई थी, वाहन में मारपीट कर मलखान को गंभीर स्थिति में रोड पर अजय के साथ छोड़ा और एम्बुलेंस से अस्पताल लाने पर चिकित्सकों ने मलखान को किया मृत घोषित। नाती अजय सिविल लाइन पुलिस पर लगा रहे आरोप। सूचना मिलते ही पुलिस व प्रशासन के अधिकारी पहुंचे अस्पताल। हाई अटैक की बताई जा रही संभावना। डाल देना, वहीं गांड कटवा देना, मोबाइल चल रही है। क्या होगा भैया? यूटीसी देखो अच्छे से, यूटीसी नहीं रानी हाँ भैया, आप लीजिए बस आने में आ गए आप लीजिए मेडिकल कोर्ट क्यों? और फिर तो बता दो सर, अवैध हथियारों की तस्वीरें में कार्रवाई की है, क्या कुछ मामला है, कहां से आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? जैसा कि अवैध हथियारों के संबंध में जानकारी आपके द्वारा चाही गई है, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा समस्त थाना प्रभारियों को, जिले के समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया है अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों पर कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई करने के संबंध में। उन्हीं निर्देशों के तहत श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय एवं सीएसपी महोदय के निर्देशन में गड़ा पुलिस के द्वारा एक टीम गठित की गई, जो क्षेत्र के चिन्हित बदमाश हैं जिनके द्वारा लगातार घटनाएं कारित की जाती हैं, ऐसे बदमाशों को चिन्हित किया गया, चिन्हित करके और इनकी धरपकड़ की कार्रवाई की गई। और कार्रवाई के दौरान एक पूरी गैंग का पर्दाफाश किया गया, जिसमें सारंग अहिरवार, करण विश्वकर्मा, सागर हैं। इन तीनों से फायर आर्म्स, 2 पिस्टल एवं 1 देसी कट्टा बरामद हुआ है। शेष अन्य 3 आरोपी हैं जिनसे तलवार और चाकू बरामद हुए हैं। एक विधि विवादित बालक भी है। इस तरह गढ़ा थाना क्षेत्र में जो इस तरह की गढ़ा थाना क्षेत्र के अतिरिक्त भी जो घटनाएं कारित कर रहे थे, ऐसे लोगों को हथियार सहित पकड़ा गया है और विधिवत माननीय न्यायालय पेश किया गया है इनको। इनके पिछले आपराधिक रिकॉर्ड क्या है सर इनका? जैसा कि संजय उर्फ सारंग, इसका आपराधिक करीब 10-12 मामले इसके विरुद्ध पूर्व से दर्ज हैं। हम इसमें सख्त प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी कर रहे हैं एवं अन्य इसके साथी जो हैं इनके विरुद्ध भी पुराने मामले हैं। इनके विरुद्ध भी वर्तमान में आदर्श आचरण संहिता को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र में शांति एवं सौहार्द के साथ में, कानून व्यवस्था के साथ में चुनाव संपन्न कराने के लिए हम इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। ये अवैध हथियार कहाँ से लाते थे सर? ये अवैध हथियारों के संबंध में भी
आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, चुनाव आयोग से परमिशन लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईटी मिनिस्टर ने एप्पल जासूसी मामले में दिया बयान। सरकार इस मामले की जांच करेगी और सरकार इस पूरे मामले के प्रति गंभीर है। इस देश में कुछ लोग कॉम्प्लेक्स क्रिएटिव हैं और ऐसे लोग विकास के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भ्रमित करने वाले बयान देता है। ऑनरेबल एमपीज और कुछ कई अन्य सिटीजन्स ने जो मुद्दा उठाया है कि उनके पास एप्पल से एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं आपको क्लियरली कहना चाहता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर बहुत कंसर्न्ड है और इस मुद्दे के तह तक जाएंगे। हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दिया है ऑलरेडी और इन्वेस्टिगेशन करके तह तक जाएंगे। मैं साथियों आपके सामने एक और विषय रखना चाहूँगा। इस देश में कुछ हमारे कंपल्सिव क्रिटिक्स हैं जिनको आदत लग गई है कोई भी मुद्दा हो जब नींद खुले तब उठ के क्रिटिसाइज करो। ये लोग देश की उन्नति को, देश की प्रगति को देख नहीं सकते, पचा नहीं सकते, क्योंकि इनके परिवार ने जब देश पे राज किया तब उन्होंने केवल और केवल एक ही लक्ष्य के साथ काम किया कि कैसे अपने परिवार का पेट भरे, कैसे अपने परिवार का पोषण करे। देश की चिंता इन्हें बिल्कुल नहीं थी। ये ऐसे लोग हैं जो आज एप्पल ने एडवाइजरी जारी की है। 150 देशों में इन्होंने एडवाइजरी जारी की है। 150 देशों में एडवाइजरी जारी की है। अगर आप एप्पल के मेल का क्लियर देखेंगे, बहुत क्लियर है। कहीं पर कोई उनके पास जानकारी नहीं है क्लियर, वो केवल एक हाइपोथेटिकल या फिर केवल एक एस्टिमेट के बेसिस पे लोगों को उन्होंने ये अलर्ट भेजा है। ये वेग है और आप सब जानते हैं कि एप्पल खुद क्लेम करता है उनका सिस्टम, उनका एन्क्रिप्शन सिस्टम जिस तरह का है उसके बारे में एप्पल खुद क्लेम करता है कि कोई उसको हैक नहीं कर सकता। दूसरी बात, एप्पल ने अभी कुछ ही समय पहले खुद ने अपना क्लैरिफिकेशन इश्यू कर दिया है कि ऐसा जिस तरह का कंपल्सिव क्रिटिक्स आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। 150 देशों में ये इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। तो साथियों, जो लोग देश की प्रगति को पचा नहीं पा रहे, जो लोग देश को ऊपर बढ़ते हुए देख नहीं सकते, वो लोग डिस्ट्रैक्शन पॉलिटिक्स कर रहे हैं और केवल उनके मन में इतना है कि जिस तरह से भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्व में अपना नाम आगे कमा रहा है, उसको वो डिस्ट्रैक्ट करे और उससे लोगों का ध्यान भटकाए। फ्रेंड्स, there are many compulsive critics in our country. Their only job is to criticize the government as and when they wake up, as and when they find an opportunity. You must have all seen the advisory issued by Apple. This is a vague advisory. It is based on certain estimations that they have done. Apple has already clarified that their encryption system is of highest possible order. They have also clarified and issued a statement saying that this kind of advisory has been issued in 150 countries. Friends, these compulsive critics, they have only one habit. Whenever they don't have any major issue, the only thing they'll say is surveillance. This they have tried few years back. We conducted a proper investigation. The matter was supervised by the Honorable Judiciary also. Nothing came
out of that investigation, including Ms. Priyanka Gandhi Vadra. She said that her 2 children's phones were hacked, but nothing of that sort had actually happened. So this is a falsehood that some compulsive critics are trying to spread. They want to distract the country, they want to distract the people from the progress that the country is making under Prime Minister Narendra Modi ji's leadership. Their only and only aim is to just throw some allegations. Whether something comes out of it or not, they are not concerned. This kind of behavior, this kind of politics that these people are trying to do is not good, it is not healthy, this is not the way a country, this is not the way the opposition should behave. We have already ordered an investigation and we request each and every person who has received the advisory to please cooperate with the investigation and make sure that we जनसंपर्क के व्यस्त शेड्यूल के बीच विश्वास सारंग ने क्रिकेट में हाथ आजमाया और जनसंपर्क के दौरान भाजपा उम्मीदवार विश्वास सारंग ने क्रिकेट खेला। विश्वास सारंग ने खूब लगाए चौके और छक्के। वार्ड क्रमांक 38 में जनसंपर्क करने पहुंचे थे सारंग। नरेला से भाजपा के उम्मीदवार हैं विश्वास सारंग। अपने अलग ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं विश्वास सारंग का बड़ा बयान। जनसंपर्क के दौरान कुछ युवा साथियों ने खेल में भी हाथ आजमाने को कहा, वहीं सभी युवा साथियों के साथ आज क्रिकेट खेला है, ये बात उन्होंने कही और आगे कहा कि आज हमने चौके और छक्के लगाए हैं और ऐसे ही विपक्ष धाराशाही होगा और इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी 150 पार करेगी। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। आज जनसंपर्क करते हुए युवा साथियों ने कहा कि खुद कुछ हाथ क्रिकेट के मैदान में भी लगा लिए जाएं। तो आज हमने क्रिकेट खेला हमारे सभी युवा साथियों के साथ। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने जो डबल इंजन की सरकार की परिभाषा स्थापित की है वो एक सफल प्रयोग हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भी, और आज हमने छक्के लगाए, चौके लगाए और चुनाव में धाराशाही होगा विपक्ष, 150 के पार होगी भाजपा। सेमीफाइनल मध्य प्रदेश में जीतेंगे और दिल्ली में फाइनल भी जीतेंगे। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में संचालित संकल्प नशा मुक्ति केंद्र से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। संकल्प नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती नशे के आदी एक युवक के साथ नशा मुक्ति केंद्र के लोगों ने मानवता की सारी हदें पार कर डाली। आपा बंद के रोक दिया।
मेरे साथ यातनाएं बहुत सारी हुई थी, पर मेन जो मेरे साथ यातना हुई, ये पंजों में जो चोट, पंजों की एड़ी से चोट की है, उसमें एसिड भी डाले, फिर लोहा डाले। जब सूजन आ गई उसके बाद उसमें लोहा डालते थे कि पानी निकलता था, उसमें मवाद नहीं बन पाता था, पानी निकलता था कम से कम 1 महीना 15 दिन, और फिर किसी को दिखाए भी नहीं। उसको सूखने के लिए 2-4 इंजेक्शन लगाए, फिर कैसे भी मतलब कर दो, ठीक भी नहीं हुआ। ये घटना कहाँ हुई थी? नशा मुक्ति के संकल्प नशा मुक्ति के नशा मुक्ति के हरिवेंद्र अवस्थी वाला डायरेक्टर है। आपके साथ वहाँ दुष्कर्म की घटना भी हुई। कितने लोग थे उस समय दुष्कर्म करने में? रिवेंद्र अवस्थी, शिवाकांत अवस्थी, कैलाश तिवारी, बालेंद्र द्विवेदी, शिवम सिंह परिहार, ये सब मिलके आपके साथ दुष्कर्म ये सब पकड़ते थे, मेरे को बांध देते थे, गमछे से बांध देते थे। कितने लोग किए थे आपके साथ? मेरे साथ रिवेंद्र अवस्थी ने दुष्कर्म किया है, 377 में कई बार किया हुआ। एक आरोपी अभी थाने में बता रहे पकड़ा गया, 4 लोग आपके साथ ऐसा कुछ घटना किए हैं, ऐसा बता रहे हैं। रिवेंद्र अवस्थी मेरे साथ करता था, ये नाइट में करता था। नाइट में करता हाँ, ये वीरेंद्र अवस्थी ना, क्या नाम है? रिवेंद्र अवस्थी, वीरेंद्र कौन है वहाँ का? डायरेक्टर है। डायरेक्टर। हाँ, तो ये परिजनों को आपने जानकारी दी थी क्या? किसी को नहीं मिलने देते थे, मिलने देते? किसी को नहीं मिलने देते। परिवार से कब से नहीं मिले थे आप? मैं 27-28 महीने से नहीं मिला। आपको ये चोट कैसे आई? जलाया किसने है, क्या हुआ? ये रिवेंद्र अवस्थी ने जलाया। रिवेंद्र अवस्थी ने लाइटर ही डाल दिया पूरा लेटे के रास्ते पे। अच्छा, आँख फट गई, पूरी आँख फट गई। गुप्तांग में लाइटर हाँ। डाल दिया। तो ये पनिशमेंट क्यों दे रहे थे, क्या कर रहे थे आप? उनका मूड कुछ भी उनका मूड पड़ जाए, उनका सनक लग जाती तो वो कर लेते थे। आप वहाँ कब से रह रहे थे? 2.5 साल हो गया वहाँ कम से तो कम। कब से आपके साथ दुष्कर्म कर रहे थे वो? अभी 7 ये अभी मुश्किल से 4-6 महीने से। 4-6 महीने हाँ, से कर रहे थे। हाँ। तो काफी लोग उसके साथ शामिल थे क्या, जो पकड़े जा रहे हैं अभी भी? कई लोगों को शामिल करके आपके साथ हो गया। तो उसके कर्मचारी थे, वो कहता था बांध दो तो बांध देते थे, गमछे से बांधते थे, मुंह बांध देते थे, पैर बांध देते थे, हाथ बांध देते थे। उसके बाद बक्सा भी चला देता था वो, ब्लूटूथ से बक्सा, बड़े बड़े बक्से ऐसा कर लो सब केंद्र में, आवाज़ नहीं गूंजती। अब कितना भी चिल्लाओगे, कुछ भी करोगे, आवाज़ आपकी नहीं जाएगी। नहीं, आपके तो ये शरीर में ये जो पेट में निशान है, ये किस चीज़ के हैं? ये हॉस्पिटल में लाए ना, ये लोग हॉस्पिटल में लाए, ऑपरेशन का है ये। ऑपरेशन में क्या परिजनों को सूचना दी? नहीं सूचना दी, बिल्कुल नहीं सूचना दी है। बिना परिजनों के ऑपरेशन कर दिया गया? कोई सूचित नहीं, कोई सूचना नहीं। वही लोग लेके आए थे यहाँ? हाँ। आप कहाँ के हैं? मैं रहने वाला डड़वा गाँव का हूँ। डड़वा? हाँ, गुड़ तहसील है, जिला रीवा पड़ता है। नशा मुक्ति जो संकल्प केंद्र, वहाँ पे सर दुष्कर्म का मामला आया है, काफ़ी प्रताड़ित भी किया गया उसको सर। कल एक परिवार हमें थाने पे उसने जानकारी दी है कि उनके एक परिजन को 2 साल पहले संकल्प नशा मुक्ति केंद्र में एडमिट कराया गया था नशे से दूर करने के लिए 2021 में, और तब से वो 2-2.5 साल से करीब वहीं पे एडमिट थे। और उनको कल जानकारी मिली, एक दिन पहले जानकारी मिली कि उनके परिजन को हॉस्पिटल में एडमिट करके कोई ऑपरेशन किया गया है, और जिसके आधार पे फिर जब पता किए और अपने परिजन से बात किया तो परिजन ने बताया कि उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य होता है और उसके साथ मारपीट भी हुई है, और जिसके आधार पे फिर हमने इसमें 377 और अन्य धाराओं में इसमें FIR इसमें दर्ज की है। और साथ ही साथ इसमें हमने ज्वाइंट टीम एक कल नशा मुक्ति केंद्र संकल्प पे गई थी, जिसमें डिप्टी डायरेक्टर सामाजिक न्याय तहसीलदार और SDOP पुलिस की टीम भी वहाँ पे गई थी, और जो भी दस्तावेज वगैरह हैं वो सारी चीज़ें वहाँ से जब्त किए जा रहे हैं। और बाकी जो वहाँ पे लोग हैं जो एडमिट हैं तो उनके भी कथन लिए जाएंगे। अभी जो 5 आरोपी कथन में जो पीड़ित ने बताए थे उसमें से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। सर संचालक गिरफ्तार हुआ या फरार? संचालक अभी नहीं गिरफ्तार हुआ है। 5 लोग में संचालक का भी नाम था, लेकिन वो अभी नहीं गिरफ्तार हुआ है। 2 अभी गिरफ्तार हुए हैं। सर फॉरेंसिक की टीम भी गई थी आज सर? बिल्कुल। कुछ ये भी है कि अगर कहीं पे हिंसा या कुछ ऐसा हुआ है तो उसके कोई हमको जो भी एविडेंस मिलेंगे उसको कलेक्ट करने के लिए फॉरेंसिक की टीम गई थी आज। कभी मिलने नहीं देंगे, जब ठीक हो जाएंगे तो हम आपको खुद फ़ोन करेंगे, खुद मिलवाएंगे, खुद मानी छुट्टी कर देंगे। और जब इनके साथ ये घटना हुई उस दिन मेरे को ऐसा लगा, फील हो रहा था अंदर से कि
मेरा जी घबरा रहा था। मैं सोची कि इनसे बात कर लूँ 28 तारीख को। तो मैं वहाँ पे फ़ोन लगाई दोपहर 12 बजे, बोली भैया बात करवा दीजिए मुकेश मिश्रा जी से। तो बोले कि अभी तो नहीं हो सकती, मैं वहाँ हूँ ऑफिस में हूँ, थोड़ी देर बाद करवाऊँगा जब उधर जाऊँगा। तो फिर मैं लगाई तो वो बोले कि मैं अभी वहीं हूँ। मैं बोली तबीयत उनकी कैसी है, कैसे हैं? तो बोले बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे से हैं, आप कोई टेंशन ना लें, किसी प्रकार से हम लोग हैं। फिर बोले कि इस समय थोड़ा उनके पेट में दर्द हो रहा है, तो हम लोग उनको डॉक्टर के यहाँ दिखवाने का सोच रहे हैं, हो सकता है आज ही ले जाएं दिखवाने। तो मैं सोची कि ठीक है, बोली कि हो गया। मैं सोची कि हो गया होगा हल्का फुल्का दर्द किसी प्रकार का। फिर 29 तारीख को अचानक फ़ोन किए शाम को 7 बजे, बोले कि वो जो मैं कल बोला था कि आपके पति को दिखवाना, उनके पेट में दर्द है, तो उनके पेट में गिल्टी थी, तो हम लोगों ने ऑपरेशन करवा दिया है। तो मैं आश्चर्य में पड़ गई। मैं बोली कि ऐसे कैसे ऑपरेशन हो गया, इतना कैसे था कि इतना बड़ा खतरा था कि इतना जल्दी ऑपरेशन करवा दिए और हम लोगों को बताया नहीं। हम लोग क्या इतने दूर थे कि नहीं आ सकते थे। तो मेरे पिताजी को बता देते, मैं पिताजी को अपने गार्जियन बना के रखी थी। तो मैं अपने पिताजी को तो बता देते, तो वो लोग नहीं बताए। हो गया, फिर हम लोग आए यहाँ, फ़ोन करे अपने पिताजी को करे, आए देखे तो ये हालत ही, फिर ये ऐसा बताए। उनके साथ जो गलत हुआ इसके बारे में आपने थाने में शिकायत की, तो आपकी रिपोर्ट लिखी गई थी क्या? नहीं लिखी गई थी, मैं 2-3 घंटे खड़ी थी तो रिपोर्ट मेरी कोई नहीं दर्ज की गई थी वहाँ पे। फिर कैसे आप पहुँची, कैसे पुलिस पहुँची आप? फिर मैं एसपी ऑफिस पहुँची तो वहाँ रिपोर्ट मेरी सुनवाई की गई, फिर वहाँ से ऑर्डर आया होगा तो सुनवाई। आरोपी पकड़ा गया है क्या अभी जो बता रहे हैं, जिसका नाम बता रहे हैं? नहीं पकड़ा गया।